अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। मुझे तलाश करो, कायनात शाह, किस्त नंबर 11। गाड़ी सड़क पर चल रही थी। ये सफ़र सबके लिए बहुत मुश्किल था। वो सब सारे रास्ते अपनी सोचों में गुम रहने वाले थे। सफ़र बहुत लंबा भी था। रमल के कहने पर हनीफ़ा ने डायरी निकाली। अदीबा अलबत्ता एक तरफ बैठी रही थी। रमल और हनीफ़ा दोनों डायरी पर झुकी हुई थी। तीनों अब माजी की दुनिया में जा चुकी थी। माजी। सायशा आयज़ा से मिलने के बाद बहुत पुरसकून हो गई थी। आयज़ा से मिलने के बाद उसे कोई जलन नहीं थी। वो इसे अच्छी लगी थी। इसके लिए अब आयज़ा आरेज़ की बीवी के साथ एक अच्छी इंसान भी थी। सारी रात सायशा आरेज़ से बातें करती रही। इसका दिल चाह रहा था सब कुछ चुप चुप कर बताए, चीख चीख कर बताए कि वो आरेज़ का बच्चा है। सुबह उसके देर से आँख खुली और वो भी आसमा ने जगाया। तबीयत ठीक है? आसमा ने अंदर आते हुए पूछा। जी भाभी, बस आँख देर से खुली, नमाज़ पढ़ी थी मैंने। सायशा शर्मिंदा हुई। कोई बात नहीं, तुम फ्रेश होकर नाश्ता कर लो, आसमा ने प्यार से कहा। शुक्रिया भाभी, सायशा नम आँखों से बोली। मुझे पता था तुम नाश्ता नहीं करोगी अम्मी के डर से, इसलिए मैं इधर ही ले आई हूँ, आसमा ने कहा। मैं बस आती हूँ नाश्ता करके बाहर, वो मुस्कुराकर बोली। आसमा बाहर चली गई। वो फ्रेश होकर जल्दी से नाश्ता करने लगी, फिर काम में लगी। काम के बाद वो कपड़े लेकर छत पर आ गई। उसकी उम्मीद के मुताबिक आयज़ा थी छत पर। अरेज़ का कमरा ऊपर ही था। मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ तुम्हारा, आयज़ा उसे देखते हुए बोली। अच्छा, सायशा बस इतना ही बोली थी। ये लो, आयज़ा ने प्लेट आगे की। इसमें सेब, अनार, संतरे नफासत से काट कर रखे गए थे। ये क्या? सायशा हैरान हुई। तुम्हारे लिए है, चलो बात करते साथ पूरा ख़त्म करना है, आयज़ा ने जल्दी से कहा। मैं इतना सब नहीं खा सकती। वो घबराई। वाकई में सब ज़्यादा था। हमारे शौहर ने ताकीद है, सारा ख़त्म करो, आयज़ा ने उसे घूरा। अच्छा, आप भी खाएं, फिर मैं अकेले नहीं खा सकती, सायशा ने कहा। ओके, आयज़ा मुस्कुराई और काफ़ी देर तक दोनों बातें करती रही। फिर नीचे से आसफा की आवाज़ पर वो कपड़े डालकर नीचे भागी। क्या हुआ भाभी? सायशा सीढ़ियों से उतरते हुए बोली। बाल्टी उसने नीचे रख दी। इतनी देर से गई थी, मुझे लगा तुम रोने बैठ गई हो कहीं, आसफा बेगम ने कहा। यह सच था, वो हर जगह रोने लग जाती थी। कई दफ़ा उसे सितरा और आसफा दोनों ने देखा था। नहीं, बस ज़रा बैठ गई थी, सायशा बोलकर कमरे में चली गई। इसी तरह रोज़ रात सायशा की आरेज़ से बात होती। फिर दिन में 2-3 बार आयज़ा से मुलाकात होती। वो कभी फल ले आती खाने को, तो कभी ड्राई फ्रूट वगैरह ले आती। दोनों साथ साथ बातें करती, खाती जाती। कभी कभी तो गाहे बगाहे आराइस में आ जाता। एक दिन वो आयज़ा से मिलने आई तो देखा आरेज़ भी वहीं बैठा था। कैसी हो? वो फ़ौरन बोला। मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसे हैं? वो मुस्कुराई। आयज़ा पास बैठी अपने नाखून साफ कर रही थी। एक नज़र उसे देखकर मुस्कुरा दी। आज बड़ी देर करके आई हूँ, आयज़ा ने फ़ौरन शिकायत की। मैं मसरूफ़ थी ज़रा थोड़ा, सायशा ने शर्मिंदगी से कहा। अच्छा, आप दोनों बातें करें, मैं आती हूँ, आयज़ा उठकर चली गई। हम कल वापस जा रहे हैं शहर, आराइस उसे देखते हुए बोला। अच्छा, आप तो परदेसी हो गए हैं। सायशा की आवाज़ में खामोशी थी, शिकायत, तकलीफ़ थी, बहुत कुछ था। हम जल्दी वापस आएंगे, तुम अपना ख्याल रखना, बात होगी हमारी, हम राब्ते में रहेंगे, आरिज़ ने इसका बोझल चेहरा देखकर कहा। नहीं, मैं आपका फ़ोन वापस कर दूंगी, सायशा ने कहा। ये क्या बात हुई अब? आरिज़ ने उसे घूरा। कुछ नहीं, तुमने खाना खाया? आरिज़ ने बात बदली। आपने? थोड़ी देर में आयज़ा वापस आ गई थी। आधा घंटा बात करके वो नीचे आ गई तो सामने सितरा बेगम को देखकर उसके होश उड़े। भाभी, आरेज़ का बच्चा है ये? वो सितरा दो टोक बोली। भाभी बात सुने। वो आगे बढ़ी मगर सितरा ने उसे अपने पास आने से रोका। मैंने जो पूछा है वो बताओ, सितरा संजीदगी से बोल रही थी। हाँ, और हमारा 4 माह पहले निकाह भी हुआ था। वो अब हार मान गई थी। तो उसने दूसरी शादी क्यों की और किसी से कुछ कहा क्यों नहीं? सितरा को हैरत हुई। मेरे कहने पर किसी से कुछ नहीं कहा और शादी भी मेरे कहने पर की उन्होंने। सायशा ने सच कह दिया था और अब करती भी तो क्या। तो तुम्हारा क्या? सिद्रा ने पूछा। भाभी बस डिलीवरी तक आप खामोश रहें, उसके बाद मैं कुछ करूँगी, सायशा ने उसे टालना चाहा। तुमने जो कहा था वो करना था वो कर चुकी हो। सिद्रा की आंखों में तंज था। भाभी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, किसी से कुछ मत कहें, बस डिलीवरी तक खामोशी इख्तियार कर ले। वो वाकई में हाथ जोड़े बोल रही थी। ठीक है, सिद्रा ने कुछ सोचकर कहा। बहुत शुक्रिया आपका, वो नमी से मुस्कुराई। नीचे चलो अब, वो बोली तो सायशा सर हिलाकर सीढ़ियाँ उतरने लगी। सिद्रा कुछ सोचकर सीढ़ियाँ उतर रही थी। दिन तेज़ी से गुजर रहे थे। आरेज़ और आयज़ा को गए काफ़ी अरसा हो गया था। सायशा ने फ़ोन वापस कर दिया था।
اس طرح اس کا عریض سے یا عائشہ سے کوئی رابطہ نہیں رہا تھا۔ وہ اب دونوں کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ دونوں کے جانے کے ایک ہفتے کے بعد ہی عائشہ نے بتایا تھا کہ عائزہ کے یہاں بھی خوشخبری ہے۔ یہ سن کر اسے برا نہیں لگا تھا، نہ جانے کیوں، اور نہ ہی حسد ہوئی تھی، اور ہوتی بھی کیوں، وہ ایک ساتھ اچھے لگتے تھے۔ عائزہ اس سے زیادہ خوبصورت تھی، خود کو سنوارے رکھتی تھی، شوخ و چنچل مزاج کی تھی۔ اسے بس دونوں کے آنے کا بےتابی سے انتظار تھا۔ انہوں نے کہا بھی تھا کہ انتظار کرنا، اور پھر وہ انتظار کے علاوہ کر بھی کہہ سکتی تھی۔ اس کا آخری مہینہ چل رہا تھا۔ ہر وقت اسے چکر آتے رہتے تھے۔ اس کا خیال رکھنے والے تو کوئی خاص نہیں تھے۔ ساریہ نے اسے کسی کے بھی سامنے آنے سے سختی سے منع کیا تھا۔ وہ بھائیوں اور باپ کے سامنے تو بالکل بھی نہیں آتی تھی۔ ایک عرصہ ہوا تھا باپ کو قریب سے دیکھے ہوئے اور بھائیوں سے بات کیے ہوئے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ ڈلیوری قریب تھی۔ وہ بیٹھے بیٹھے کبھی ہاتھوں پر گنتی کرتی رہتی کہ اس کی ڈلیوری کے کتنے وقت بعد عائزہ کی ڈلیوری ہوگی، وہ کب آئے گی، کتنے وقت رہے گی، اور اس کے لیے دعا گو بھی تھی۔ وہ خوش تھی عائزہ کے لیے۔ ایک دن وہ لان میں بیٹھی تھی کہ تبھی اچانک انیلا آئی اسے ریسیپی لینے کے لیے، کوفتے کی۔ تو باتوں باتوں میں انیلا نے بتایا کہ بھابھی اور بھائی ہیں۔ وہ حیران ہوئی۔ وہ فوراً سے انیلا کو ریسیپی بتا کر اوپر چھت پر آئی۔ اتنی ساری سیڑھیاں چڑھنا بہت مشکل تھا اس کے لیے، مگر وہ چپکے سے آ گئی تھی۔ وہ آئی تو دیکھا عائزہ تھی چھت پر۔ اس نے سلام کیا۔ عائزہ مسکرا کر تیزی سے آگے بڑھی۔ کیسی ہو؟ عائزہ بولی۔ عائشہ نے اسے غور سے دیکھا۔ ایک نظر اس کا وزن بڑھا تھا۔ الحمدللہ، تم کیسی ہو؟ عائشہ اس کا ہاتھ پکڑے بولی۔ بالکل ٹھیک، مجھے پتا تھا نیلو کے جاتے ہی تم آؤ گی، اسی لیے آ گئی۔ اور پھر عائشہ آنٹی بھی مارکیٹ گئی ہیں؟ وہ مزے سے بولی۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر تم اتنا تیز چل کر آئی ہو میرے پاس، ایسی حالت میں ایسے چلا نہیں جاتا۔ عائشہ نے اسے سمجھانا چاہا۔ کون سی حالت؟ عائزہ بولی۔ تم پریگننٹ ہو؟ عائشہ نے پوچھا۔ نو آئی ایم ناٹ۔ وہ شرارت سے مسکرائی۔ وہ اکثر مسکراتی ہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ عائشہ نے ابرو اچکائے۔ جواب میں عائزہ نے بھی اپنی کرتی اٹھائی اور کشن نکالا۔ یہ دیکھ۔ عائشہ کی آنکھیں مانو باہر نکل آئی۔ یہ کیا؟ عائشہ ابھی بھی صدمے میں تھی۔ میں پریگننٹ نہیں ہوں، میں نے اور عریض نے پلان بنایا، اس لیے تو اتنا عرصہ غائب رہے ہیں ہم۔ عائزہ ہنستے ساتھ بول رہی تھی اور کشن کو واپس وہاں رکھا جہاں پر وہ تھی۔ وہ پھر سے پہلے والی عورت لگنے لگی تھی۔ کیسا پلان؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ ہم چند دنوں میں واپس چلے جائیں گے تمہیں لے کر، اور وہاں پر تمہاری ڈلیوری کے دن میری ڈلیوری ہوگی، اور تمہارا بچے کی تصویر ہم یہاں بھیج کر اپنا بچہ بتائیں گے۔ اور ہاں، یہ پلان ہمارے شوہر کا ہے، میرا نہیں۔ رہی بات تمہارے بچے کی تو عائزہ کہتے کہتے رکھی، تو سب سے کہہ دینا کہ میرا بچہ نہیں بچ سکا۔ عائشہ نے آگے کا جملہ پورا کیا۔ ہاں، لیکن تمہیں کیسے پتا؟ اس دفعہ عائزہ حیران ہوئی تھی۔ ایک دفعہ میں نے عریض سے کہا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو میرا بچہ آپ کو دیا جائے۔ عائشہ نے کہتے ہوئے اپنی انگلی مروڑی۔ اچھا یہ چھوڑو، تم رات سے پہلے ایک بیگ میں اپنا ضروری سامان رکھ کر ہمیں بیگ لا کے دے دینا۔ اس کے بعد تم خود بھی 11 بجے کے بعد آ جانا۔ تھوڑا مشکل ہے مگر تم کر سکتی ہو۔ عائزہ بولے جا رہی تھا اور عائشہ اسے ہونکوں کی طرح دیکھے جا رہی تھی۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ عائشہ نے فوراً انکار کیا اور عائزہ کے لاکھ بلانے پر بھی نیچے چلی آئی۔ وہ پریشان ہوئی تھی۔ اب سارا وقت وہ سوچتی رہی۔ اس بارے میں تھک ہار کر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بھاگے گی۔ وہ تو تیار ہو چکی تھی مگر ایک اور جنگ اس کے اندر چل رہی تھی۔ سب کے بستر پر جانے کے بعد وہ شال اوڑے تیار کھڑی تھی۔ بیگ تو وہ دوپہر کو ہی دے آئی تھی۔ سب ٹھیک تھا، مگر اچانک اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ وہ جھٹکے سے پلٹی اور اس کے پیروں سے زمین نکلی۔ یہ اس کی ماں تھی۔ وہ خود کو سنبھال چکی تھی، اب اس لیے سیدھی کھڑی رہی تھی۔ جی امی، کیا ہوا؟ وہ بولی۔ کچھ نہیں، کہاں جا رہی ہو؟ اس کی آواز مشکوک تھی۔ کہیں نہیں امی، دم گھٹ رہا تھا، ٹہل رہی تھی۔ وہ لڑکھڑائی۔ کہیں گئی تو ہمارا دم گھٹ جائے گا عائشہ، وہ بے اعتباری سے بولی۔ امی ایسے نہ کہیں، عائشہ تڑپ اٹھی تھی۔ جاؤ اپنے کمرے میں، وہ بولی۔ جی امی، شب بخیر، وہ کہہ کر پلٹی۔ بات سنو، ساریہ نے پکارا تو وہ واپس پلٹی۔ جی امی، وہ دل سے مسکرائی۔ کچھ بھی کرنے سے پہلے خیال کر لینا ہمارا، اور آئندہ بات بھائی کے ہوتے ہوئے اس طرح نہ نکلنا کمرے سے، وہ تمہیں دیکھ کر تکلیف میں چلے جاتے ہیں۔ تم نے ان کی پگڑی زمین پر لا دی ہے، خانوں کی بیٹی ایسی کبھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ ساریہ کی آواز میں نفرت تھی۔ امی، وہ بس اتنا بول سکی اور آنسوں سے تر بغیر کچھ سنے اپنے کمرے میں بھاگی۔ ساری رات وہ بے آواز روتی رہی تھی۔ سب کچھ سمجھی تھی۔ ناشتہ کر کے وہ برتن سمیٹ رہی تھی۔ کچن میں کھڑی تبھی اسے باہر سے ساریہ کی آواز آئی۔ اس پر نظر رکھنا، میرا دل نہیں ہے جانے کو مگر ان لوگوں نے بہت اصرار کیا۔ ساریہ بیگم نے کہا۔ جی امی،
सितरा फरमाबरदारी से बोली। और हाँ, दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद कर देना, ज़ियान को जल्दी भेज दूँगी। सारिया बेगम ने कहा। हाँ ठीक है, सितरा बोली। और इसका ख्याल रखना। फिर आखिर सारिया के मुंह से वो अल्फाज निकल ही गए जो साइशा सुनना चाहती थी। और फिर सब चले गए। राफे के दोस्त की 2 बेटियों की शादी थी। उन्होंने पूरी फैमिली को बुलाया था, मगर सितरा ने जाने से इनकार कर दिया, साइशा की वजह से, कि घर कौन होगा। और फिर रास्ते पर ही रुका था, कारखाने में इसका होना ज़रूरी था। सब चले गए थे। वो काम से फारग होकर लॉन में आ गई। उसे बहुत थकन हो रही थी। लॉन में मज़ीद बैठने का इरादा तर्क करके वो अपने कमरे में सारा काम हो चुका था। वो कंबल तान कर सो गई और गहरी नींद सोई थी। जब वो उठी तो शाम के 5 बज रहे थे। जल्दी से बालों को समेट कर वो बाहर आई। सितरा को देखा तो वो सो रही थी। वो जल्दी से ऊपर गई। आयशा मानो इसी इंतज़ार में थी, फ़ौरन उसी की तरफ लपकी। साइशा, तुम आई क्यों नहीं थी सारी रात? तुम्हारा इंतज़ार करते रहे। आयशा गुस्से में थी। शायद अम्मी ने देख लिया था और मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वो बोली। आयशा, मत समझाओ उसे, आरेज़ ने कहा। वो था पहले से ये आया है। साइशा अंदाज़ा नहीं लगा सकी। हाँ, मत समझाए मुझे, वो पहली दफ़ा गुस्से में आई थी। आप लोग मत लड़ें, हमें बात करनी चाहिए, ना कि लड़ाई, आयशा बीच में बोली। आप मुझे तलाक दे दें। साइशा की आवाज़ ने दोनों को इसे घूरने पर मजबूर किया। ये फैसला मैं करूँगा, आरेज़ ने कहा। शट अप गाइस, साइशा तुम्हारी फैमिली वाली डिलीवरी के बाद तुम्हारी शादी करवाएंगी, वो भी बहुत जल्द, आयशा ने कहा। आपको कैसे पता? वो संजीदा हुई। सारी आंटी ने आयशा आंटी की कहा था और उन्होंने राबी ममानी से और उन्होंने बातों बातों में मुझसे कहा और आयशा आंटी ने बहुत समझाया, लेकिन वो इनकार कर रही हैं। आयशा ने तफसीर खोल दी थी साइशा के आगे। ठीक है, मैं सोच कर बताऊँगी, वो बोली। जो करना है रात तक बता देना, फिर इसके बाद बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा। आरिस ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर बोला था। साइशा हाँ में सर हिलाकर नीचे आ गई। बहुत मुश्किल से वो खुद को संभाला था उसने। वो इस हालत में कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी? वो बस अब सब कुछ अल्लाह के हवाले करके तैयार थी घर से भागने के लिए। मगर शाम को ही सारी और ज़ियान घर आ गए। उसे लगा आज भी वो नहीं भाग पाएगी, मगर वो फिर आकर वो भाग गई थी। आरिस उसे लेकर शहर आ गया था। आयशा साथ नहीं गई थी। रात के अंधेरे में वो गांव से शहर तक कैसे, ये वही जानती थी। सुबह आरिस चला गया था क्योंकि किसी को शक ना हो जाता इसलिए। और फिर उसके जाने के बाद घर पर क्या हुआ, आयशा ने कुछ कहा या नहीं, उसे कुछ पता नहीं था। आयशा और आरिस 2 हफ्ते बाद आए। ये 2 हफ्ते तन तनहा आयशा ने कैसे गुजारे थे, ये कोई उससे पूछता। उसे आयशा ने कहा था नावल्स पढ़ा कर, और फिर चाहे वो पढ़ती हुई चाहे सोती रहती। आयशा और आरिस और इस दिन के दूसरे दिन आयशा भी अपनी ममानी के घर चली गई। आरिस के साथ अब साइशा होती थी और दिन भर इसका ख्याल रखता था। एक दिन आयशा आई हुई थी। साइशा के वो बहुत कहने पर रात को खाना खाने के बाद साइशा को दर्द होना शुरू हुआ। आयशा और आरिस उसे हॉस्पिटल ले गए फ़ौरन, और दूसरे दिन उसके यहाँ आमद हुई खूबसूरत से बेटे की। आयशा ने उसकी तस्वीरें आयशा को भेजी। आयशा की डिलीवरी में अभी थोड़ा वक्त था। आयशा ने कहा कि रास्ते में आने से इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए फ़ौरन डिलीवरी हो गई। आयशा ने कहा, अच्छा, इसलिए मैं कहती थी कि मत आओ, जाओ, दूर का रास्ता है, मगर तुमने नहीं सुनी। आयशा ने कहा तो उसने कहा कि वो ठीक है। आयशा आना भी चाह रही थी क्योंकि आयशा की फैमिली बाहर थी, इसलिए, मगर आयशा ने सख्ती से मना किया था कि अभी कोई ना आए। आयशा जायशा का पूरा ख्याल रखती थी। सारा काम इसका अपने हाथ से करती। मुलाजमा के होने के बावजूद भी उसने जिम्मेदारी अपने सर ली हुई थी। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था। तामीर 1 माह का हो गया था। जो भी आता गांव से या शहर से तो आयशा फ़ौरन बेड पर लेट जाती। दामिर पास में होता। किसी को अभी तक कोई शक नहीं हुआ था। आयशा को आरिस ने मना किया था कि मत आए। फरहद के यहाँ भी बेटा हुआ था। वारिस तामिर से 1 हफ्ते छोटा था। आयशा ने उसे कहा कि वो यहाँ इसका भी ख्याल रखना है, तो सच शुक्र कि वो नहीं आई थी। धीरे धीरे एक दामिर 4 माह का हो गया था। एक दिन, आयशा अंदर आ जाओ, साइशा ने पूछा। इजाज़त मत लिया करो, आ जाओ, आयशा मुस्कुराकर बोली तो साइशा अंदर आई। मुझे बात करनी है, वो आते ही बोली। अंदाज़ा था मुझे। खैर बोलो, क्या बात है? आयशा बालों की पोनी बना चुकी थी। दामिर को आप ले लें हमेशा के लिए, साइशा ने बगैर तमहीद बांधे कहा। यार, फिर से शुरू हो गई तुम? आयशा ने उसे पलट कर घूरा। मैं सच कह रही हूँ, साइशा बोली। ओहो साइशा, प्लीज़ ज़्यादा ना सोचा करो लोगों के बारे में। दामिर हम दोनों के साथ रहेगा, बात खत्म, अब यहीं पर करो, आयशा ने कहा। लेकिन कुछ नहीं, आयशा बोली। साइशा चुप हुई थी अब। मैं नहीं जा रही शॉपिंग पर, आप अकेले चले जाए। साइशा, यार, आयशा बेबसी से बोली। प्लीज़ ना आयशा, मेरा दिल नहीं है, वो उसी के अंदाज में बोली थी। जाकर तैयार हो जाओ, आयशा ने बात ख़त्म की। बिलाखिर साइशा मुंह बनाए वापस गई और तैयार होने लगी।
आयशा और वो दोनों शॉपिंग पर जा रही थी। तामिर आरेज के पास था। थोड़ी देर पहले आरेज को आयशा ने ऑफिस से बुला लिया था। वो दोनों शॉपिंग के लिए बाहर आए थे। शॉपिंग करने के बाद दोनों पास रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आ चुकी थी। अभी आयशा ने ऑर्डर ही दिया था कि आयशा बोली, चलो उठो जल्दी फ़ौरन और अपना चेहरा भी छुपा लो। आयशा अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या हो गया है? आयशा को कुछ भी समझ नहीं आया। पीछे देखो, सफ़ीर भाई हैं। खैर देखना मत, फ़ौरन उठ जाओ, हम गाड़ी के पास चलते। आयशा खुद भी उठी थी। दोनों किसी तरह गाड़ी में पहुंची। ये वही दोनों जानती थी जब गाड़ी आयशा ने जन से आगे बढ़ाई। उन्होंने हमें देखा तो नहीं ना? आयशा कतरे घबराई सी बोली, पता नहीं, अल्लाह ना करे उन्होंने हमें देखा हो। आयशा ने कहा। वो भी घबरा गई थी। तुम्हारे इसको बता दो फ़ोन करके। आयशा के कहने पर आयशा ने फ़ौरन फ़ोन निकाला और आरेज का नंबर डायल करके फ़ोन को कान से लगाया। इस वाक़ये के बाद तीनों ही घबरा गए थे। आरेज ने दूसरा घर देखना शुरू कर दिया था और तकरीबन हफ्ते बाद वो सब दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके थे। सफ़ीर यहाँ घर देखने आया था। ये बात आरेज को आयशा से पता चली थी। आयशा ने आगे बाहर पढ़ाई शुरू कर दी थी। आयशा के बाबा की फैक्ट्री थी जिसमें आयशा पार्टनरशिप थी अपने भाई शाहनवाज़ खैरैन के साथ। शाहनवाज़ अमेरिका में होता था अपनी बीवी के साथ। आयशा फैक्ट्री जाती रहती। तामिर आयशा के साथ होता था हर वक्त तूफ़ान मचाए रखता था। नए घर में आए हुए भी 1.5 माह ही हुए थे। एक दिन आयशा छत पर गई तो उसे किसी ने पुकारा। वो पहले इधर उधर देखती थी, फिर बाएं जानिब से एक औरत ने हाथ हिलाया। वो मुस्कुराकर इधर बढ़ी। मैं नगमा हूँ। आपका नाम? वो बोली। मैं आयशा। आयशा मुस्कुराई। नई शिफ्ट हुई हैं क्या आप? नगमा बोली। नहीं, हमें यहाँ ठहरे हुए तकरीबन 1.5 माह हो गया है, आयशा ने बताया। अच्छा, मैं 4 साल से हूँ, उसने खुद बताया। ओह अच्छा, आयशा ने दो टोक कहा। कभी चाय पर आए ना? नगमा ने दावत दी। जी ज़रूर, आप भी आएगा, आयशा ने कहा। वैसे कौन कौन है आपकी फैमिली में? वो काफ़ी बातूनी खातून थी। आयशा ने अंदाज़ा लगाया था। उसके ये सवाल करने से आयशा सोच में पड़ गई। दिल पर बोझ हटाए बोली, मैं, मेरा एक बेटा और मेरे शौहर और इनकी दूसरी बीवी। आयशा बोल रही थी और नगमा हैरत से उसे देख रही थी। क्या हुआ? आयशा फिर बोली, क्योंकि वो खातून नहीं बोल रही थी, चुप लग गई थी शायद इसको। मुझे ज़रा काम याद आ गया है, वो बोली, और ये जा वो जा। आयशा उसे जाता देखती रही। आयशा समझ गई थी इसके इस तरह जाने पर वो वैसे भी ये बात थी ही वैसी जैसे कोई भी उसे हैरत से देखता। वो बोझे दिल के साथ नीचे आ गई। आयशा अभी तक फैक्ट्री से नहीं आई थी। वो सारा दिन टेक लगाए सोचती रही और बिलाखिर खाना बनाते हुए वो एक फैसले पर पहुंच चुकी थी। अब बस उसे आरेज और आयशा का इंतज़ार था। उसे शाम को आयशा आई तो दोनों काफ़ी लिए हाल में बैठी थी। अभी थोड़ी दूर झूले में सोया हुआ था। आयशा, मुझे बात करनी है। आयशा ने खामोशी तोड़ी। पता था मुझे। खैर बोलो, क्या बात है? आयशा हंसते हुए बोली। वो, आयशा ने नगमा वाला किस्सा से सुनाया। तो आयशा न समझी से बोली, तो ये कि अब चाहे आप रहें या मैं? आयशा आंखें बंद करके बोली, आरेज तुम्हें तलाक नहीं देंगे और मैं आरेज से दूर नहीं होना चाहती। आयशा खुद पर सब्त किए बोल रही थी। आज मैं दामिर के पास सोऊंगी। आयशा बोली। क्यों? आयशा को हैरत हुई। आप बात भी कर लीजिएगा आरेज से। इस दौर में अपने बेटे के पास रहूंगी, आज है ना दामिर? आयशा बोली। तो आयशा से ही रही थी, लेकिन देख दामिर को रही थी। मैं वैसे भी बात कर सकती हूँ आयशा ने कहा था, मगर आपको तहम्मुल से बात करनी है आरेज से। आयशा ने उसकी तरफ देखकर कहा, अच्छा ठीक है। आयशा कुछ सोचकर बोली। दोनों दूसरी बातों में लगे थे, मगर दिल अटका था इसी बात पर। जैसे तैसे शाम गुजरी, रात को आरेज आया। तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया। आरेज को दोनों थोड़ी चुप चुप लगी, मगर वो खामोश रहा। खाने के बाद रोज़ की तरह कॉफ़ी लेकर सब बैठ गए। टीवी भी चल रहा था, जिस पर आरेज न्यूज़ देख रहा था, ये जाने बगैर कि कुछ देर में अन्य न्यूज़ उसे भी सुनने को मिलेगी। 10 बज गए तो आयशा तामिर को उठाकर आयशा वाले कमरे में जाने लगी। तामिर की तबीयत ख़राब है क्या? आरिस ने कहा। आयशा ने नाम में सर हिलाया। तो तुम दोनों की कोई लड़ाई हुई है क्या? आरिस ने दूसरा अंदाज़ा लगाया। नहीं नहीं, आयशा तुम अंदर जाओ, तामिर को सुला दो। आयशा ने कहा तो आयशा फ़ौरन आगे बढ़ी। तामिर को लेकर आरिस इन दोनों को देखता रह गया, फिर आरिस की तरफ मुतवज्जो हुआ। क्या हुआ आयशा? वो बोला। फिर आयशा ने सारी बात उसे बताई। तो इसमें जगह चेंज करने की क्या तुक बनती है? आरिस को बहुत गुस्सा आ रहा था। आयशा ने कहा, आरिस की इसकी बात भी सही है, एक तरफ से देखा जाए तो। आयशा ने बात शुरू कर दी थी। अंदर से आयशा को सब आसानी सुनाई दे रहा था। खिड़की के साथ से सब दिख भी रहा था। वो कमरे की लाइट बंद कर चुकी थी, जिससे आरिस और आयशा उसे नहीं देख सकते थे, मगर वो इन्हें देख रही थी। मैं आयशा को तलाक नहीं दूंगा। आरिस की आवाज़ पूरे घर के साथ आयशा और आयशा के दिल में भी गूंजी थी। मुझे दोगे तलाक? आयशा की आंखों में आंसू थे। वो तुम्हारी मर्जी है, आरिस ने कहा।
मैं यहाँ से कहीं चली जाऊँगी मगर मुझे तलाक मत दो। आयशा उसके कदमों में बैठी। ये देखकर साइशा को बहुत दुख हुआ। आरिज़ ने उसे उठने का कहा। प्लीज़ उठ जाओ आयशा। आरिज़ ने दोबारा कहा और उठी। आंखों में उसके आंसू भर चुके थे। अब ना तब वो रोने लग जाती। मैंने बहुत कोशिश की आप दोनों के दरमियान से हटने की मगर मैं नहीं कर सकी। मुझे तुमसे मोहब्बत है। ये सब जानने से पहले मुझे तलाक मत देना आरिज़। वो आंसुओं से बोली। साइशा को बुलाओ। आरिज़ ने रुख बदला। साइशा अपने दिल पर पत्थर रखे बाहर आई। उसके दिल में था कि आयशा पर तरस खाकर कहीं आरिज़ उसे तलाक ना दे दे। साइशा, ये क्या कर रही हो तुम? आरिज़ उसे आता देखकर बोला और वो उसके करीब गया। मैं मजबूर हूँ, मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती दामिर पर क्या असर होगा? साइशा ने कहा। मेरे पास एक हल है। आयशा बोली, पलटी। बोलो तुम, आरिज़ ने कहा। मैं अपनी कज़न के यहाँ सऊदीया चली जाती हूँ कुछ वक्त के लिए, फिर दुबई में निमरा की शादी है, तामिर को साथ ले जाऊँगी। आयशा ने कहा तो आरिज़ और आयशा ने उसे घूरा। इससे क्या होगा? आरिज़ ने पूछा। माहौल सही हो जाएगा, फिर 6-7 माह बाद देखा जाएगा। आयशा ने बोला। अच्छा ठीक है, पहले तुम हो फिर इस पर बात करेंगे। आरिज़ ने दोनों को टाल दिया और थोड़ी देर के बाद आयशा और आरिज़ अपने कमरे में चले गए और आयशा अपने कमरे में जाकर यूँ रोई जैसे सब कुछ हार गई हो। आयशा करवट बदले आयशा और दामिर का सोच रही थी। उसकी जुदाई से सुकून नहीं दे रही थी। आरिज़ भी करवट लिए वही सब सोच रहा था। आयशा ने इसका बहुत साथ दिया था। वो इसे बीच राह में नहीं छोड़ सकता था। साइशा से उसे मोहब्बत थी, वो उलझ रहा था। फिर 2 दिन बाद आयशा और आयशा से मिलने के लिए गांव गए हुए थे। साइशा के एग्ज़ाम शुरू हो चुके थे। वो शाम को आती थी। एक दिन आयशा का आखिरी पेपर था। समीना मुलाजमा को उसने कॉल की थी रास्ते में, तो उसने कहा 1 घंटा घर लग जाएगा। वो घर आई और खाना खाकर बैठी थी कि आयशा की कॉल और दरवाजे पर बैल साथ हुई। उसने कॉल उठाया, दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसे लगा शायद पड़ोस की शाहीन होगी, क्योंकि वो जो आई थी तो शाहीन ने कहा था तुम चलो मैं आती हूँ थोड़ी देर थी। साइशा फ़ोन हाथ में लिए दरवाज़ा खोल चुकी थी मगर इसकी दिलखराश ठीक निकली। सामने सफ़ीर था और उसने साइशा को अंदर धकेला और दरवाज़ा बंद कर लिया। साइशा के हाथ से फ़ोन सोफे पर जा गिरा था। सफ़ीर भाई छोड़े मुझे। साइशा ने उसे हटाना चाहा। बहुत मुश्किल से तुम्हें तलाश किया है, कैसे छोड़ दूँ? सफ़ीर कमीनगी से बोला। प्लीज़ छोड़ दें, आप यहाँ क्यों आए हैं? साइशा रोने लगी। बड़ी अंग्रेज़ी बोल रही हो। सफ़ीर ने उसे सोफे पर पटका। आप यहाँ पर क्यों आए हैं? वो फिर से बोली। तुमसे मिलने। सफ़ीर ने हंसते हुए कहा। खुदा का वास्ता है चले जाएं वरना। वो बेबसी से बोली मगर हिचकियों से वो रुक गई। वरना क्या करोगी? बचपन से तुम अपने घर वालों के साथ रहकर कुछ बता नहीं सकी, तो अब क्या बताओगी? वो भी यहाँ, कोई अपना नहीं है तुम्हारा। सफ़ीर ने कहा तो वो कांप गई। प्लीज़ छोड़ दें, मैं किसी को बुलाऊंगी बाहर से, छोड़े मुझे। साइशा ने ज़रा ऊंचा बोला क्योंकि उसे पता था आयशा फ़ोन पर है। सफ़ीर को कहता इससे पहले दरवाजे की बेल बजी। सफ़ीर ने मुड़कर पीछे देखा, तब तक साइशा मौका पाकर टेबल पर चढ़कर दूसरी तरफ से उतरी और दरवाजे के करीब गई। हैंडल पर हाथ रखा ही तक कि सफ़ीर इसकी तरफ बढ़ा, उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे पीछे करने लगा, मगर दरवाज़ा खुल चुका था। शाहीन पुलिस के साथ खड़ी थी। साइशा फ़ौरन शाहीन के गले लगी और बेहोश हो गई। सफ़ीर को पुलिस ले गई थी। घंटे बाद वो पूरी तरह से होश में आई और फिर रोने लगी। उसे बहुत गहरा सदमा पहुंचा था। जैसे तैसे शाम गुजरी रात गुजरी और कहीं 11 बजे तक आयशा आ गई। साइशा ने इसके गले लगकर फिर रोने लगी। आरिज़ हैरान खड़ा दोनों को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि थोड़ी देर में साइशा नॉर्मल हुई और आयशा के कंधे पर सर रखे सोफे पर बैठी थी। आयशा ने शाहीन को कॉल की थी, इसलिए वो पुलिस लेकर आई थी। आयशा ने इसका बहुत शुक्रिया अदा किया। आरिज़ कहाँ जा रहे हो? आयशा उसे उठता देखकर बोली। पुलिस स्टेशन, आरिज़ ने कहा। खबरदार अगर अपने भाई की ज़मानत करवाई। आयशा हत्थे से उखड़ गई। मानो। प्लीज़ आयशा, मैं क्यों ज़मानत करवाने लगा? वो झंझलाहट से बोल रहा था। सोचना भी मत, वो इतने अरसे से आयशा को हरास कर रहा है। मज़े की बात यह कि कभी किसी को पता नहीं चला। आयशा सोफे से उठकर टहलते हुए बोल रही थी। गलती इसकी है, इसको बताना चाहिए था किसी को। आरिज़ आयशा की तरफ हाथ से इशारा करते बोला। साइशा की आंखों से आंसू गिरा था। इसे क्यों कह रहे हो? आयशा बोली। तुम्हें पता है आयशा, इसमें और तुम में क्या फ़र्क है? वो गांव की है और तुम शहर की। आरिज़ दोनों को देखकर बोला। अच्छा बस बात बदलते हैं और तुम नहीं जाओगे। आयशा ने आयशा की तरफ देखा और फिर बोली। इसी तरह दिन बीत रहे थे। आयशा ने घर बदलने को कहा। सऊदी जाने से पहले वो घर शिफ्ट करके जाना चाहती थी और बिलाखिर सब ने मिलकर 2 रूम का एक छोटा सा फ्लैट ले लिया। साइशा का सारा सामान वहाँ शिफ्ट हुआ। सफ़ीर 1 हफ्ते से जेल में था। वलीद ने 2 दफ़ा ज़मानत करवानी चाहिए मगर हो नहीं सकी थी। आयशा सऊदीया जा चुकी थी और दामिर को लेकर। साइशा ने खुद भी एक डिज़ाइनिंग कोर्स कर रही थी।
वक्त मामूल पर था। आयज़ा की रोज़ बात होती थी, बल्कि दिन में 10 दफ़ा बात होती थी साइशा से। यहाँ साइशा के पड़ोसियों से बहुत दोस्ती हो गई थी। वक्त के साथ सब मामूल पर वापस आ चुका था। धीरे धीरे आयज़ा को गए हुए 1 माह हो गया। आरेज़ को आयज़ा ने बताया था कि शाहनवाज़ भाई ने सफ़ीर की ज़मानत करवा दी और वो वापस गाँव चल चुका है। सफ़ीर ने यहाँ शहर में ही घर लिया था। गाँव की ज़मीनें बेचकर आयशा ने बहुत समझाया, मगर वो नहीं माना। उसने वो ज़मीन भी बेच दी जो ऐसा ने इन तीनों के लिए एक ही जगह ली थी। गांव में इसने कारखाना भी बेच दिया था जो राफ़े ने ख़रीद लिया था। इसकी नज़र इस घर पर भी थी जिसमें आयशा रहती थी। उसने बहुत मुश्किलों से इसे नहीं बेचने दी। इससे आयशा की यादें जुड़ी थी। आयशा को गए हुए 2 माह से ज़्यादा हो गए थे। अब आयशा उसे बुलाने लगी थी कि अब आ जाओ। दामिर को भी बहुत याद करती थी। एक दिन आयशा मार्केट गई ग्रोसरी लेने के लिए। वह सारा सामान गाड़ी में रख चुकी थी। ड्राइवर से कहलवा कर वो रेस्टोरेंट गई और ऑर्डर देकर इंतज़ार करने लगी। आयशा ने उसे बिल्कुल शहरी बना दिया था। शाम हो गई थी। उसने खाना बनाने का इरादा तर्क कर दिया था। वो पैक करवा रही थी, तभी इसकी टक्कर शाहनवाज़ खारीन से हुई। सॉरी। वह जल्दी से बोली। कोई बात नहीं। शाहनवाज़ ने कहा तो आयशा उसे पहचान गई, मगर वो आयशा को नहीं। वो जल्दी से निकलना चाहती थी, मगर वो रास्ता नहीं छोड़ सकता था। मुझे जाने दें प्लीज़, रास्ता दें। वो दांत पीस कर बोली। 1 कप कॉफ़ी पी लें, उसने ऑफ़र की। सॉरी, मगर क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? सायशा ने अनजान बनकर पूछा। नहीं, लेकिन जान जाएंगे। वो उसे घूर रहा था। प्लीज़ रास्ता छोड़ें, वरना मैं शोर मचा दूंगी। वो गुस्से से बोली। मैं सिर्फ 1 कप कॉफ़ी की ऑफ़र कर रहा हूँ। शाहनवाज़ ने ऑफ़र पर जोर दिया। मैं आखिरी दफ़ा कह रही हूँ कि हट जाए, सायशा ने कहा। आप सिंगल हैं? शाहनवाज़ बोला। जी, और मेरा 5 माह का बेटा भी है। वो दांत पीसकर गुस्से से बोल रही थी। ओह ठीक है, जाएं। खारीन ने रास्ता दिया। वो फ़ौरन बाहर निकले और गाड़ी को अपनी तरफ बुलाया और बैठे ये देखे बगैर कि उसने ड्राइवर को जल्दी चलने का कहा। उफ, शुक्र है जल्दी जान छूट गई मेरी। सायशा पसीना साफ करती बोली, इस बात से अनजान कि अब इसकी जान शाहनवाज़ खारीन नहीं छोड़ने वाला था। वो घर आई। आरेज़ आ चुका था। आज जल्दी दोनों ने खाना खा लिया। सायशा ने आरेज़ को बताना चाहा, मगर वो फिर इरादा बदल लिया। वह भूल चुकी थी, मगर शाहनवाज़ खारीन नहीं भूला था और भूलेगा भी नहीं। हाल अब बस भी करो, गाड़ी रुकी है। भूख लगी है या फ्रेश होना है तो चलो बाहर, अदीबा ने डायरी बंद करते कहा। दोनों जैसे किसी दुनिया से बाहर हुई। छम से डायरी के साथ माजी भी बंद हुआ था। मेरे बाबा ऐसा नहीं कर सकते, वो चची को हरास नहीं कर सकते। रमल जैसे खुद को तसल्ली दे रही थी। तो क्या मेरी अम्मी ने झूठ लिखा है ये सब? हनीफ़ा ने गुस्से से कहा। मेरा मतलब ये नहीं था हनीफ़ा। वो शर्मिंदा हुई। तुम्हारा जो भी मतलब था अपने पास रखो रमल। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोल रही थी, मगर जब रमल की आंखों से आंसू गिरे तो वो चुप हुई। हनी, रमल, तुम दोनों को क्या हो गया है? क्यों लड़ रही हो? अदीबा हैरानी से बोली। रमल अदीबा को हटाते गाड़ी से बाहर निकली। हनी, ये सही नहीं है। अदीबा ने उसकी तरफ देखा। तो मुझे ही सुनाओ बस, हनीफ़ा तेज़ आवाज़ में बोली। मैं इसे या तुम्हें सुना नहीं रही हूँ हनी। अदीबा ने अपना सर पकड़ा था। वो मेरी अम्मी को गलत कह रही हैं। क्या इसके बाबा को मैंने कुछ कहा? हनीफ़ा को मज़ीद गुस्सा आया। हम दोस्त हैं, माजी की बातों से इस पर असर नहीं पड़ना चाहिए। वो हमेशा तुम्हारे लिए अपने लोगों से लड़ती रही हैं। तुम इस बात से भाग नहीं सकती। अदीबा ने उसे आईना दिखाया। मैं भागूंगी क्यों? हनीफ़ा अदीबा को घूरने लगी। अच्छा पुरसकून रहो पहले। अदीबा ने इसके हाथ पर हाथ रखा तो हनीफ़ा ने रुख बदला। रमल की पुश्त उसे यहाँ से दिखी थी। वो यकीनन अब रो रही थी। अदीबा, अभी डायरी से मुझे क्या क्या पता चलेगा, मुझे खुद नहीं पता। क्या इसी तरह सारे रिश्ते मेरे हाथ से निकल जाएंगे? हनीफ़ा रोते हुए बोली। हर बात पर समंदर भर दिया करो। हर्ट हुई है, नाराज़ नहीं। और तुम इसके पास जाओ बगैर सॉरी किए, वो मान जाएगी। अदीबा ने हल बताया। तुम इसे भी जाकर समझाओ, हनीफ़ा ने कहा। ओके, तुम आराम से आओ, मैं जा रही हूँ इसके पास। अदीबा मुस्कुराते हुए बाहर निकली। अक्सर 3 दोस्तों में एक सुलह करवाने वाले में माहिर होती और वो अदीबा थी इन तीनों में से। अदीबा जब रमल के पास पहुंची तो हनीफ़ा बाहर निकली। ज़्यादा गाड़ियाँ आ जा नहीं रही थी। बहुत सुकून था यहाँ। तकरीबन सभी गाड़ी से बाहर निकले थे। उसने नज़र दौड़ाई तो हुमा शफ़क़ की किसी बात पर बहस कर रही थी। जावान, ज़ैन, फरमान चारों एक साथ खड़े थे। थोड़ी ही दूर पर दामिर रानैन माइदा के साथ खड़ा था। इन सब में अदियान कहीं नहीं था। उसने एक दफ़ा और नज़र दौड़ाई, मगर वो वाकई वहाँ नहीं था। वो रमल के पास जाने की बजाय दामिर लोगों की तरफ बढ़ी। हंसा के करीब से गुजरकर वो दामिर के साथ जा खड़ी हुई। रानैन माइदा उसे देखकर मुस्कुराई। हम कुछ देर पहले आप ही की बात कर रहे थे, आप ही। रानैन खुशदिली से मुस्कुराते हुए बोली। अच्छा, फिर चुप क्यों हो गई हो? हनीफ़ा तंज़ी अंदाज़ में बोल रही थी। ऐसे ही,
مائدہ نے بات سنبھالنی چاہی۔ تامر بھائی، کیا صرف یہی دونوں آپ کی بہنیں ہیں؟ میں نہیں، حنیفہ دامر سے مخاطب ہوئی۔ آپ دونوں باتیں کریں، ہم ذرا واک کر لیتے ہیں۔ رانین مائدہ کو لے کر آگے بڑھی۔ بولو کیا ہوا؟ تامر نے دونوں کو جاتا دیکھ کر حنیفہ کی طرف دیکھتے بولا۔ کیا وہ دونوں ناراض ہو گئی ہیں؟ حنیفہ کو شرمندگی ہوئی۔ نہیں نہیں، وہ دونوں کسی سے ناراض نہیں ہوتی، اور پھر تو تم ان کی بڑی بہن ہو۔ تامر مسکرایا۔ اس دن آپ نے کہا تھا کہ یہ لو تمہاری امی کی ڈائری۔ حنیفہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ اس لیے کہا تھا کیونکہ تمہیں نہیں پتہ تھا نا؟ تامر فوراً بولا۔ حنیفہ دل سے مسکرائی۔ رمل ناراض ہو گئی مجھ سے، وہ سر جھکائے بولی۔ کیوں؟ تم دونوں تو دوست ہو۔ تامر حیران ہوا۔ جہاں تک اسے اندلیب نے بتایا تھا ان تینوں میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ لڑائی نہیں، بحث ہوئی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس کے پاپا ہماری امی کو ہراس نہیں کرتے تھے۔ حنیفہ نے کسی بچے کی طرح شکایت کی۔ اس کی بات پر تامر نے کرب سے آنکھیں بند کی۔ حنیفہ رمل کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ دوست ہیں بیٹا، آپ اسے ناراض مت ہوا کریں، دوستوں کو ناراض نہیں رکھا جاتا۔ تامر سنبھل کر بولا۔ میں بات کرتی ہوں جا کر اس سے۔ وہ مسکرا کر پلٹی۔ رانین، مائدہ اب شفق اور ہما کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھی تو اس نے دیکھا کہ فرمان جس گاڑی پر ٹیک لگائے کھڑا تھا اسی میں ادیان پیچھے والی سیٹ پر آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ اب وہ سو رہا تھا یا نہیں کہ وہ اندازہ نہیں لگا سکی۔ شیشہ کھولنے کی وجہ سے وہ صاف دیکھ سکتی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ فرمان نے جب اسے کھڑا دیکھا تو اس کی نظروں کا تعاقب کیا، پھر مسکراہٹ ضبط کی اور گلا کھنکھارا۔ حنیفہ گڑبڑا کر سیدھی ہو گئی۔ جی یہ آپ کا ہی شوہر ہے، کہیں تو اٹھا دوں۔ فرمان کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ دامر سمیت ان سب کی طرف متوجہ ہوئے۔ نہیں، میں بس ایسے ہی۔ وہ گڑبڑائی۔ وہ تھک گیا اس لیے ذرا کمر سیدھی کر رہا۔ ہنسا نے وضاحت دی۔ ہاں، تینوں گاڑیاں انہوں نے ہی چلائی ہیں نا؟ فرمان نے ہنسا سے کہا۔ میں جا رہی ہوں رمل کے پاس۔ وہ فوراً بھاگی۔ فرمان بھی کندھے اچکا کر واپس فون میں لگ گیا، تبھی اس کی کمر پر ادیان نے تھپڑ رسید کیا۔ وہ کمر سے ہلاتا پلٹا اور وہ اٹھ کر بیٹھا تھا۔ دامر نے زین کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ کال پر تھا۔ تھوڑی دیر میں سب نے کھانا کھایا اور واپس اپنی اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے۔ گاڑیاں پھر سفر پر نکل گئی تھی۔ حنیفہ رمل میں صلح ہو گئی تھی۔ اب تینوں موبائل میں گھسی۔ مائدہ آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ رانین کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ہما اور شفق بھی آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ سردی بہت بڑھ گئی تھی۔ سب نے چادر بھی نکال دیے تھے۔ ادیان، اوان، دامر تینوں ڈرائیو کر رہے تھے۔ زین ہیڈ فونس لگائے سیٹ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ فرمان بھی سانگ سن رہا تھا، ٹیک بھی لگائے ہوئے تھا۔ سب مصروف تھے، مگر اندر سے آدھے لوگوں کے دل نے ہلچل مچا رکھی تھی۔ آخر کئی راز جڑے تھے اس گاؤں میں۔ خوش رہا کرو نیلا، آصفہ نے پیار سے کہا۔ جی بھابھی، وہ مسکرائی۔ اور یہ شایان عروہ کا کیا مسئلہ ہے، کب تک آ رہے ہیں؟ آصفہ نے فریزر کے پاس سے فریج سے پانی لیتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں بھابھی، شایان کہہ رہا تھا مشکل ہے آنا۔ انیلا نے برا سا منہ بنایا۔ میں آج نعمان کے بابا سے بات کروں گی، کچھ حل نکالے اس بچے کا، اس کے بچے نہیں ہوں گے تو شادی میں کیا خاک مزہ آئے گا۔ آصفہ بیگم نے اداسی سے کہا۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ انیلا نے کڑاہی میں تیل ڈالا۔ بے فکر ہو، آ جائیں گے وہ دونوں بھی، آصفہ نے مسکرا کر کہا تو انیلا بھی مسکرائی۔ بھابھی، رمل کہاں گئی ہے؟ زہرا بیگم نے پوچھا۔ کسی دوست کی شادی میں ہفتے بھر گئی۔ فرحت بیگم نے انہیں ایک نظر دیکھا اور جواب دیا۔ پہلے کسی دوست کی شادی میں تو ہفتوں کے لیے نہیں گئی، اور کہاں گئی ہیں؟ ویسے شہر سے باہر؟ زہرا بیگم کا دوسرا سوال تیار تھا۔ ظاہر سی بات ہے، شہر سے باہر گئی ہے تبھی تو ہفتوں کے لیے گئی ہے، فرحت بیگم بولی۔ اجازت بھائی صاحب نے کیسے دی؟ زہرا بیگم کو بات کریدنے کی عادت تھی، افنان نے اجازت دی۔ وہ سبزیوں کو فریزر سے نکالتے ہوئے بولی۔ ویسے بھابھی، افنان کا رویہ بدلتا آپ نے محسوس کیا؟ وہ اب ولید اور بھائی صاحب کے دو ٹوک ہی بات کرتا ہے، زہرا نے سوچتے ہوئے کہا۔ ہاں خیر، ولید اور سفیر کا رویہ بھی ایسا ہی ہے، ان سب سے اسی طرح بات کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، فرحت بیگم نے پتے کی بات کی۔ یہ تو ہے، زہرا نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اٹھ جاؤ لڑکیوں، ہم بس پہنچنے والے ہیں، ہنسا نے پیچھے مڑ کر کہا تو ادیبہ نے دونوں کو اٹھایا۔ حنیفہ اور رمل نے آنکھیں کھولی اور سیدھی ہو کر بیٹھی۔ حنیفہ شیشے سے باہر کچی پڑکی سڑکوں کو دیکھنے لگی۔ یہ سب ان تینوں کے لیے نیا اور دلچسپ بھی تھا۔ بھائی آپ آ جائیں ادھر، میں گاڑی پارک کروں گا، زین نے کہا تو جواب میں دامر نے گاڑی روکی اور دونوں اترے۔ مائدہ نے آنکھ کھولی اور جب ان دونوں کو جگہ بدلتے دیکھا تو سیدھی ہوئی۔ آخ آپ تھکے ہیں کیا؟ مائدہ نے پوچھا۔ جی میری جان، بس ہم پہنچنے والے ہیں، دامر نے پیار سے کہا۔ میں رانین کو اٹھا دوں؟ آخ، وہ فوراً بولی۔ اٹھا دیجیے، دامر نے کہا تو وہ رانین کو اٹھانے لگی۔ دونوں نے اپنا اپنا حجاب درست کیا اور باہر خوشی سے دیکھنے لگی۔
رات کے اندھیرے میں بھی بہت الگ الگ لگ رہا تھا سب کچھ۔ بھائی ذرا تیز چلائیں نا، سب کی گاڑیاں آگے ہیں ہم سے، شفق نے کہا تو فرمان نے پیچھے سے اسے دیکھا۔ ہما اس کے کندھے پر سر رکھے سو رہی تھی، وہ خود بھی سوئی ہوئی تھی، ابھی اٹھی تھی۔ شاید بھائی کی جان ہم بس پہنچنے والے ہیں اور سب کی گاڑیاں ایک ہی جگہ جا رہی ہیں، عدیان پیار سے بولا۔ اور ہم کون سا ریس لگا رہے ہیں؟ فرمان نے ڈپٹا تو وہ خاموشی سے باہر دیکھنے لگی۔ البتہ عدیان نے فرمان کو گھورا تو فرمان نے کندھے اچکائے۔ وہ تقریباً 9 بجے تک پہنچے تھے۔ دور سے ہی گھر لائٹوں سے جگمگا رہا تھا۔ حنیفہ کو نہ جانے کیوں رونا آیا، شاید اس لیے کہ یہاں اس کی ماں کا بچپن بتا تھا۔ آنسوں کو چھپانے کے لیے اس نے رخ بدلا۔ گاڑی ایک ایک کر کے رکی۔ سب باہر نکلے۔ غفار زیان، اسجد صاحب ہاتھ پیچھے باندھے کھڑے تھے۔ نعمان ساریہ بیگم کے پاس کھڑا تھا۔ غفار، اسجد، زیان تینوں نے ساری لڑکیوں کے سر پر ہاتھ رکھا۔ شفق، ہما البتہ سب سے گلے لگی تھی۔ ساریہ بیگم سب کو بوسہ دیتے ہوئے پیار سے خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ جبکہ سب باری باری اندر جا رہے تھے تو حنیفہ اور رمل نے ایک کھڑکی سے کسی خاتون کو اپنی طرف دیکھتے پایا، اور جیسے ہی رمل حنیفہ نے اس دن دیکھا وہ فوراً سے ہٹ گئی۔ دونوں کو عجیب تو لگا، مگر پھر وہ ساریہ بیگم کی طرف بڑھی، اور جیسے ہی حنیفہ، رمل، رانین، مائدہ پانچوں کی آنکھیں حیرت سے کھلی تھیں۔ گھر میں قدم رکھتے رات کے اس پہر ایک الگ سی چمک تھی، اس گھر میں نہیں بلکہ حویلی میں۔ ہنی، تمہارا تو سسرال تو محل ہے، یہاں فلم کی شوٹنگ کرواؤں گی میں، لیکن جب تیرا راج آئے گا تب، رمل نے آہستہ آواز میں کہا، جو ادیبہ، حنیفہ کے ساتھ رانین نے بھی سنا اور مسکرائی۔ اور وہاں 3 عمردراز ہنسا کی عمر کی خاتون دکھی انہیں۔ آصفہ، انیلا اور سدرا بیگم نے انہیں سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دیں۔ اریاں البتہ سب کے گلے لگے ویلکم کر رہی تھی۔ کیا ابھی کوئی اور ہیں؟ رمل نے ادیبہ سے ہلکی آواز میں پوچھا تھا۔ مجھے کیا پتا، میں تو خود یہاں پر پہلی دفعہ آئی ہوں۔ ادیبہ نے اسے گھورا۔ ایویں ایکٹنگ نہ کرو، تمہیں ان کے بارے میں سب پتہ ہے، رمل نے طنز کیا۔ خاموش ہو جا رمل، وہ دانت پیس کر بولی۔ بچیوں، کھانا لگواتی ہوں، کیا آپ لوگ الگ الگ کھائیں گے؟ سدرا بیگم نے پوچھا۔ نہیں نہیں، ہم سب ساتھ ہی کھا لیں گے، زحمت نہ کریں آپ، ہنسا نے کہا تو وہ تینوں کچن میں چلی گئی۔ زین اپنے روم اور شفق ہما اپنے اپنے کمروں میں چلی گئی۔ اب صرف وہیں سب موجود تھے۔ ویلکم مسز عدیان، ہنسا نے شرارت سے کہا تو وہ گڑبڑائی۔ ایک تو وہ اپنے لوگوں کے بیچ اکثر پھنس جاتی تھی۔ اس کے دل نے دعا کی، اللہ اللہ کسی کو اتنا بھاری بھرکم سسرال نہ دے۔ وہ صحیح معنوں میں گڑبڑائی تھی۔ عدیان نے بڑی دلچسپی سے اسے دیکھا۔ ہنسا آپی، ابھی وہ گھبرا رہی ہیں، ادیبہ نے اس کی مدد کی ہو جیسے۔ ہیں، شرمانا کیسا؟ ہنسا نے کہا۔ نہیں نہیں آپی، کیوں شرمائیں گی، یہ ان کا سسرال سے پہلے ننیال بھی تو ہے۔ رانین فوراً آگے بڑھ کر اس کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ دامر بے ساختہ مسکرایا۔ اچھا چلو، ننیال میں ویلکم۔ ہنسا نے الفاظ بدلے۔ بہت شکریہ آپ کا، وہ اس دفعہ جواب دیا۔ اچھا، اور سب لوگ ہاتھ منہ دھو لو اور فریش ہو جاؤ۔ ہنسا اٹھی اور اس کے پیچھے ہو لی۔ میں امی کے پاس جانا چاہتا ہوں، دامر نے بیزاری سے کہا۔ ابھی کیسے جاؤ گے، دروازے پر ملازموں کا ڈھیر لگا ہے، فرمان نے کہا۔ نہیں یار، کچھ کرو، میں نے جانا ہے، دامر بضد ہوا۔ اچھا کوشش کرتے ہیں، آ جاؤ۔ عدیان کے کہنے پر چاروں اٹھے اور باہر نکلے۔ اتنے میں زین بھی آ گیا تھا، پھر تھوڑی دیر میں دماغ لگا کر انہوں نے پلان بنایا۔ زین نے لائٹ بند کی اور فرمان ملازموں کے ساتھ جا کھڑا ہوا۔ جب سب گھر میں تھے تو کسی نے باہر کی لائٹ جانے پر غور نہیں کیا۔ اوان گیٹ پر کھڑا تھا۔ دامر فوراً سے باہر نکلا۔ عدیان اس کو گیٹ پر چھوڑ کر وہیں کھڑا ہو گیا تھا۔ لائٹ آ گئی تھی اب۔ سمجھ نہیں آیا لائٹ کیسے گئی، بخشو چاچا نے سوچتے ہوئے کہا۔ ارے چلی گئی ہوگی، آپ سب یہ چھوڑیں، میں آپ کے لیے شہر سے پرفیومس لایا ہوں، فرمان نے انہیں باتوں میں لگا دیا تھا۔ بیٹا، تمہیں ہمیشہ خیال ہوتا ہے، کبھی خالی ہاتھ نہیں آتے، رحیم چاچا نے پیار سے کہا۔ پاس کھڑے اوار نے گھور کر فرمان کو دیکھا۔ ہمیشہ عدیان اسے یاد دلاتا تھا اور اپنے پیسوں سے اس سے منگواتا اور سارا کریڈٹ ادھر آ کر فرمان کے کھاتے میں جاتا تھا۔ امی، تامر اندر آتے عائشہ بیگم کو پکارنے لگا، وہ مسکراتی ہوئی کچن سے باہر ہے۔ تامر فوراً ان کے گلے لگا۔ اسے یاد بھی نہیں تھا وہ ان کے گلے کتنے سال بعد لگا۔ وہ تو رو رہا تھا، جانے کیوں تھوڑی دیر بعد عائشہ نے اسے خود سے دور کیا۔ بچیاں کیسی ہیں؟ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تھی۔ ٹھیک ہے سب، میں انہیں ملوانے لاؤں گا آپ سے، دامر نے کہا۔ اور ادیب، مان، اوان تینوں کدھر ہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ باہر کھڑے ہیں، بہت مشکل سے آیا ہوں وہ۔ اپنے فاصلے جو ہیں، وہ نم آنکھوں سے مسکرائی۔ مجھے اور نورے کوئی اور لڑکی تھی اس کے ساتھ کھڑی تھی، دونوں نے مجھے دیکھ لیا تھا جب ساریہ خالہ سب کو خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ عائشہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ اندلیب ہوگی، دامر نے کہا۔ شاید رمل تھی، اندلیب کو جانتی ہوں میں، عائشہ نے اندازہ لگایا تھا۔ وہ بالکل سائشہ امی کی طرح ہے، تامر کا اشارہ حنیفہ کی طرف تھا۔ سائشہ میں بہت زیادہ ملتی ہے وہ،
आयशा ने मोहब्बत से कहा। आप कैसी हैं? तामिरीन का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला। वो मुस्कुराई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खाना लगाती हूँ। आयशा ने कहा। नहीं अम्मी, उधर भी लग रहा है और सब बाहर खड़े हैं, मसला हो जाएगा। दामिर जल्दी से बोला। अच्छा एक नवाला खा लो, बहुत मोहब्बत से बनाया मैंने, आयशा उठते हुए बोली। अच्छा चले। दामिर भी आयशा के पीछे किचन में आया। उन्होंने प्लेट में खाना निकाला और पहला लुकमा उसे खिलाया। दामिर ने आयशा को दूसरा लुकमा खिलाया। अम्मी अब मैं जा रहा हूँ, मैं अब तीनों से मिलवाऊंगा आपको, वो बोलते हुए निकला। आराम से जाओ। आयशा उसे दरवाजे तक छोड़ने आई थी और वो बचता बचाता बिलाखिर मुल्कों की हवेली से निकलकर खान हवेली आ चुका था। वो हाथ मुँह धोकर डाइनिंग टेबल पर आया और आवाम के साथ वाली कुर्सी पर बैठा। सब खामोशी से खाना खा रहे थे। मेज़ पर सिर्फ वही लोग थे जो शहर से आए थे। आसपास सिद्रा अनिला तीनों सबको खाना खिला रही थी और यह अलबत्ता आ जा रही थी किचन से, कभी ये चीज़ कभी वो चीज़ लेकर आ रही थी। खाने में बहुत ज़्यादा एहतमाम था। सबकी प्लेटें भर दी गई थी। अनिला बेगम ने हनीफ़ा का दिल चाहा था कि हर एक को एक चीज़ को उठाकर महसूस करे। यहाँ उसकी माँ का बचपन गुजरा था, मगर चुपचाप से मेज़ पर बैठी खाना खा रही थी। इसके हाथों तब रुके जब रमल ने उसे नीचे से पैर मारा। वो गर्दन नीचे कर रखी प्लेट में सिर्फ चम्मच ही हिला रही थी। जब उसने रमल को सर उठाकर देखा तो सारे लोग उसे ही देख रहे थे। वो शर्मिंदा हुई। एक तो इन सब में वही हर बार शर्मिंदा हो जाती थी। क्या हुआ? वो हमारे शर्मिंदगी के बस इतना ही बोली। क्या आपको खाना नहीं पसंद आया बेटा? पीछे से आसफा ने पूछा। नहीं नहीं आंटी, खाना बहुत अच्छा है, वो जल्दी से बोली। तो आपकी प्लेट में सिर्फ सालन है, बग़ैर सलाद या चिकन के, या ना अपने हाथ में रोटी है? क्या चम्मच से खाओगी सालन? अनिला बेगम हंसी। जी वो मैं लेती हूँ अभी। उसे सही मानों में शर्मिंदगी हुई। वो रोटी लेना तो भूल ही गई थी। खैर उसे क्या पता था, सब उसे ही नोट करने लगेंगे। रमल ने मुस्कुराहट दबाकर उसे रोटी पकड़ाई। वो खामोशी से खाने लगी। सलाद के बगैर अदियान गाहे बगाहे इस पर नज़र डाल रहा था। एक दो दफ़ा तो दोनों की नज़रें भी मिली, मगर अदियान ने फ़ौरन रुख बदल दिया। खाने से जब फारिग हुए तो शफ़क़ उठकर अनिला बेगम के गले में हाथ डाले झूली। चाची जान, मैंने आपको बहुत ज़्यादा याद किया, शफ़क़ ने बहुत लाड से कहा। अच्छा, लेकिन हमने तो बिल्कुल नहीं याद किया तुम दोनों को, आसफा बेगम ने मुस्कुराहट जब्त करते कहा। हाँ, लेकिन रोना ख़त्म हो गई तुम दोनों के जाने से, अरिहा हाथ में ट्रे लेकर आते हुए बोली। भाभी, आप ही हैं जिनको हमारी कदर है, हुमा मुस्कुराई। अब ऐसी भी कोई बात नहीं। अरिहा का अंदाज़ भी आसफा वाला था। हाँ, मान लिया किसी ने हमें मिस नहीं किया, हम अपने कमरे में जा रहे, हमारे कमरे ने हमें मिस किया होगा, शफ़क़ मुँह बनाते बोली। दोनों के जाने के बाद सब मुस्कुराए। अनिला और आसमा भी मुलाजमा के साथ बर्तन उठाए किचन में चली गई। सिद्रा बेगम पहले ही जा चुकी थी और रहे सबको मीठा देने लगी। हाँ बताएं, हमें मिस किया आपने? फरमान ने कदर शरारत से पूछा। बिल्कुल नहीं, मैंने तो नहीं किया तुम लोगों को मिस, अरिहा हंसी। झूठ ना बोलें, देखे तो कितनी कमज़ोर हो गई हमारी याद में, अदियान प्याली उठाते हुए बोला। तोबा, मैं क्यों होने लगी मैं कमज़ोर? वो उसे घूरते हुए बोली। अब आप ऐसे करेंगी तो कैसे चलेगा? अदियान ने पहला चम्मच उठाते हुए कहा। बाकी सब इनकी गुफ्तगू इंजॉय कर रहे थे। कोई करेगा, बल्कि कोई और क्यों, रिदा करेगी, अरिहा पलट कर बोली। कौन रिदा? अदियान के गले में खीर अटकी और हनीफ़ा ने मशकूक नज़रों से इसे देखा। तुम्हारी होने वाली दुल्हन? अरिहा ने हैरानगी से कहा। तोबा करें भाभी, फरमान ने बात संभालनी चाहिए। तुम तोबा करो, तुम्हें भी तो फ़रा के साथ उम्र कैद सुनाई जाएगी कल। अरिहा ने इसके सम पर बम फोड़ा तो दामिर अदियान ने उसे घूरा। एवं रिश्ते करवा रहे हैं सब, फरमान बस इतना ही बोला। अच्छा, उनसे सबको रूम में ले जाना, मैं ज़रा किचन में हूँ। अरिहा कहकर अंदर गई। तभी रमल का फ़ोन रिंग हुआ। उसने स्पीकर पर किया क्योंकि इसके फ़ोन में कोई मसला था। जब तक स्पीकर पर ना होता तब तक आवाज़ साफ़ नहीं आती। हेलो रमल, किधर हो तुम? बगैर बताए मुझे चली गई, खौला की आवाज़ फ़ोन से बाहर आई। जी आप ही, क्या हुआ, कोई मसला है? रमल बोली। हाँ है, खौला ने कहा। कैसा मसला आप ही? रमल हैरान हुई थी। कोई किसी से पता करवाता क्यों नहीं कि मेरी इद्दत में ही रहना सही है या गलत? खौला की आवाज़ नरम मगर भराई हुई थी। मैं बताऊंगी किसी से मशवरा करके आपको, आप बेफिक्र हैं, रमल ने उसे तसल्ली दी। क्या बेफिक्र हूँ, बाबा हर रोज़ अम्मी को धमकी देते हैं, इद्दत ख़त्म होते ही मेरा दोबारा किसी से निकाह करवाएंगे, तुम सबके किए की सज़ा हमेशा मेरे ऊपर आती है। वह मुकम्मल तौर पर रोने लगी थी। आप ही यूँ तो ना कहें। हनीफ़ा से रहा नहीं गया तो बोल उठी। हनीफ़ा? हैरानी से खौला की आवाज़ आई। जी आप ही, मैं और अदीबा रमल हम तीनों साथ हैं। हनीफ़ा ने एक नज़र सबको देखा। कैसी हो? खौला फ़ौरन बोली। ठीक है आप ही, हम थोड़ी देर में बात करेंगे, रमल ने कहा तो खौला ने अल्लाह हाफिज़ कह के कॉल बंद कर दी। परेशान न होना रमल, अल्लाह बेहतर करेगा। हुंजा ने उसे दिलासा दिया। उसे खौला से हमदर्दी थी।
आमीन, सब ने कहा। फिर सब अपने अपने कमरों में चले गए। हुमा, जो किसी को अपने कमरे में आने की इजाज़त नहीं देती थी, आज रानैन और मायदा को गेस्ट रूम में जाने का मना करके अपने कमरे में खुशामदीद कह चुकी थी। वो चारों एक कमरे में थी। हुंजा ने अपने पास वाला कमरा अदीबा, हनीफा और रमल के लिए तैयार करवाया था। दामिर रमान के कमरे में था और अदियान फरमान अपने अपने कमरे में थे। रात के तकरीबन 12 बजे तक सब सोए थे, मगर हनीफा को नींद न जाने क्यों नहीं आ रही थी। इसका दिल कर रहा था वो उठकर टहले, पूरे घर में अपनी माँ के लम्स को महसूस करे, मगर मजबूर थी। वो डायरी निकाले खामोशी से कमरे में रखे सोफ़े पर आ बैठी। 3:30 बज रहे थे। अपनी फ़ोन की लाइट ऑन किया, वो सोफ़े के पास साइड टेबल पर लाकर इस पर फ़ोन रख दिया था, जिससे हल्की रोशनी उभर रही थी और अब वो बआसानी डायरी पढ़ सकती थी। एक दफ़ा फिर वो तय करने निकली थी कि ज़ायशा राफ़िया से ज़ायशा आरेज़ का सफ़र